हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12वीं के टॉप 50 प्रश्न। यदि आप करना चाहते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में टॉप और एक भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बाहर ना जाए तो बेटा आज का सेशन आपकी परीक्षा में हंगामा जो है मचा देने वाला है। तो सेशन को जो है लास्ट तक जो अटेंड करिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन में पूरी बायोलॉजी में जहां तक का आपके अर्धवार्षिक में आना है वहां तक जो है मैं लेकर के आया हुआ हूं। और बेटा ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो है आपके अधिकतर क्वेश्चन जो है अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा के आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण है। और लास्ट तक जो है आपको देखना है और कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है आई एम टॉपर, मैं टॉपर हूं। जब लिखोगे टॉपर तो बनोगे टॉपर, सोचोगे टॉपर तभी बनोगे टॉपर। तो बढ़िया से वीडियो को पहले से लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए, जैसे मैं बायोलॉजी की लेकर के आया, फिजिक्स की चाहिए, केमिस्ट्री की चाहिए, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करना सर फिजिक्स, सर केमिस्ट्री। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना देरी किए। तो बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन। तो बेटा आपके जो है पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं और फिर इसके आंसर दिखाता हूं। मैं आपको क्वेश्चन और इसके आंसर दोनों चीजें जो है प्रॉपर तरह से मैं लेकर के आया हुआ हूं। तो देख पा रहे होगे पहले क्वेश्चन आपके 2 नंबर के जितने क्वेश्चन हैं ये यहाँ पे जो है आपके देके रखे हैं। ये आपके पूरे क्वेश्चन हैं, ये देख पा रहे होगे पूरे क्वेश्चन है आपके 2 नंबर के, है ना, पूरे क्वेश्चन। फिर इसके बाद 3 अंक के बेटा क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 अंक के क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के, इसके बाद 3 नंबर के बाद बेटा आपके जो है ये 4 नंबर के प्रश्न हैं। यानी पूरे बेटा टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आपके जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं लेकर के आया हूं। इसके एक और पार्ट लेकर के आऊंगा, यानी टॉप 100 प्रश्न जो है मैं आपकी बायोलॉजी में यहाँ पे करा दूंगा, है ना। अब जो है देख पा रहे हो, अब हम लोग इसके आंसर के साथ शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर क्रिएटेड बाय गौरव सर। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है परागण किसे कहते हैं। तो बेटा परागण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो फूल के पुंकेसर, क्या होता है बेटा, फूल के जो है पुंकेसर से अंडक वर्तिका तक जो है पराग कणों के पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो पराग कणों का पराग कोश से क्या बताया मैंने, पराग कण का बेटा पराग कोश से जो है वर्तिका तक जो है जाना ही आपका परागण कहलाता है। तो परागण का जो है जो पराग कण का पराग कोश से वर्तिका में जाना परागण कहलाता है, ठीक ना। उदाहरण देखोगे गेहूं, मक्का, मटर वगैरह में सब में परागण होता है। इसी के द्वारा आपका प्रजनन, जैसे निषेचन होता है ना मनुष्य में, उस तरह से परागण होता है। स्वपरागण की तो हानियां क्या हैं। स्वपरागण मतलब बेटा जो खुद से परागण होते हो, मतलब आपको हाथ भी वहां नहीं फेरना, वायु की आवश्यकता नहीं, जैसे वायु करते हैं ना तो आवश्यकता पड़ती है। स्वपरागण मतलब खुद के द्वारा। तो स्वपरागण की बेटा ये हानि है कि संतानों में नवीनता नहीं आती, यानी नई संतान वहां पे नहीं दिखाई देती। पौधों की उपज और जो है सहनशीलता बेटा कम हो जाती है। मार्कर का इसका जो है हम लोग कलर जो है चेंज कर लेते हैं, लग रहा है ना। इसको मैं चेंज कर ले रहा हूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये हरा कलर दिखने लगा तो सही रहेगा। पौधों की उपज और सहनशीलता बेटा कम हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहां से है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है बेटा कि पर परागण के कोई 2 लाभ लिखिए। मतलब पर परागण मतलब जैसे फूंक के मैंने कर दिया, हाथ फेर के कर दिया, पानी डाल के कर दिया, तो ये हो गया पर परागण। तो संतान में नवीनता होगी, क्योंकि अलग अलग तरह से इस पेड़ से उस पेड़ में होगा, तो पर परागण में संतान की विविधता होगी, नई संतान लेगी और पौधों की उपज, शक्ति और सहनशीलता भी जो है बढ़ेगी, ठीक ना। ये संक्षिप्त में मैंने बढ़िया से आंसर लिखा है, ठीक ना। आप बढ़िया से देखते जाइएगा कैसे याद करना है। बैगिंग क्या है भाई, तो बैगिंग क्या है, तो बीज या भ्रूण की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए बनाए गए विशेष आवरण को ही बीज आवरण कहते हैं, या बीज की सुरक्षा को ही बैगिंग कहा जाता है। यानी बीजों की सुरक्षा के लिए हम जो प्रतिकूल परिस्थिति बनाते हैं, जो आवरण बनाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति की जो आवरण बनाते हैं, उसे ही हम लोग बैगिंग कहते हैं। तो बैगिंग का तात्पर्य है सुरक्षा, बीजों की सुरक्षा भैया। 5वां प्रश्न है बेटा, आभासी फल किसे कहते हैं। तो जिस फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन या अन्य पुष्पी भागों से होता है उसे आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब हो गया। शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। तो शुक्राणु जनन
वह प्रक्रिया है जिसमें अंडकोश की जनन कोशिका से लगातार शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणु जनन की परिभाषा क्या है? तो शुक्राणु जनन बेटा एक ऐसी प्रक्रिया है, शुक्राणु जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडकोश की जनन कोशिका से जो है लगातार शुक्राणुओं का निर्माण होता रहता है। तो शुक्राणु जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडकोश से जो है आपके जो है लगातार आपके शुक्राणुओं का निर्माण होता रहता है। इसकी पूरी पीडीएफ बेटा टॉपर बैच के जो विद्यार्थी हैं उनको तो मिल जाएगी, लेकिन जो ऐसे विद्यार्थी हैं मतलब जो बैच को ज्वाइन किए हैं उनकी इसकी पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। वास्तव में ये बैच वाली क्लास जो है मैं आपको यहाँ पर लेकर के आया हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो केवल ये पीडीएफ जो बैच के स्टूडेंट्स है उनके लिए है, बाकी क्लास सबको अटेंड इसको कर सकते हैं। यदि आपने भी अभी तक नहीं किया टॉपर बैच को ज्वाइन, तो जल्दी से बेटा बिना देरी किए टॉपर बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके 999 का जो पूरा टॉपर बैच है वो आपको मात्र बेटा अभी वर्तमान में 499 रुपए में पड़ रहा है पूरे एक साल के लिए। तो नीचे लिंक मिल जाएगी, मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो बेटा प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। प्लेसेंटा के क्या कार्य हैं? तो भ्रूण को जो है मां से पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाना। तो आपका जो बच्चा है, जो भ्रूण बना है, उस भ्रूण को बेटा पोषक तत्व और ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचाएंगे हम? प्लेसेंटा के द्वारा। और क्या है भाई? भ्रूण से बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को जो है मां के रक्त में भेजना। यानी जो भ्रूण था उस भ्रूण से जो अपशिष्ट पदार्थ निकला, हमें भी त्यागना पड़ता है ना, कुछ खाते हैं तो त्यागना तो पड़ेगा पदार्थ, तो अपशिष्ट पदार्थ को त्यागता भी प्लेसेंटा से है और ग्रहण भी किससे करता है? प्लेसेंटा से जो है ये करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आत्मचक्र क्या है? तो आत्मचक्र मतलब होता है बेटा महिलाओं में गर्भाशय और अंडाशय में होने वाले आवर्त शारीरिक एवं हार्मोन संबंधी परिवर्तनों को श्रृंखला को आर्म चक्र या मासिक धर्म चक्र कहते हैं। मतलब बेटा जो चक्र परिवर्तन होता है, जो पीरियड्स आते हैं, गर्भाशय है ना, महिला में गर्भाशय और अंडाशय में होने वाले आवर्तक जो है शरीर एवं हार्मोन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं बेटा, उसे हम आर्म चक्र या मासिक धर्म भी कह देते हैं। और इसकी अवधि बेटा 28 दिनों की होती है। आर्म चक्र 28 दिनों का होता है, इसी को हम कह देते हैं मासिक धर्म, इसी को हम कह देते हैं पीरियड। तो ये सब चीजें जो है आपकी समझ में आ गई होंगी। अब 9वां क्वेश्चन बेटा आपका आता है वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं? आपके जो वृषण है पुरुषों में उदर गुहा के बाहर, यानी आपके जो वृषण होते हैं इस तरह से, जैसे सपोज कोई व्यक्ति है तो वृषण जो है यहाँ पर जो है आपके बाहर जो है आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वृषण बाहर क्यों होते हैं? ये वृषण जो है बाहर क्यों होते हैं बेटा? तो इस बात को जो है हमें समझना रहेगा। तो क्यों वृषण बाहर होते हैं? तो बेटा वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश थैली में पाए जाते हैं। ये अंडकोश थैली है, इसके अंदर वृषण होते हैं, कोश थैली में पाए जाते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से तापमान आपको कम चाहिए होता है। यानी 2% यानी 2 डिग्री बेटा, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान उसको चाहिए होता है शुक्राणुओं को बनाने के लिए। इसलिए वो उदर गुहा के बाहर, शरीर के बाहर आपके जो है ये पाए जाते हैं। आपके ये वृषण ये शरीर के बाहर होते हैं क्योंकि 2% कम तापमान चाहिए। और आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पर या बरसात ठंडियों के टाइम पर, तो इस अकॉर्डिंग जो है ये अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं। आपके 2% कम होना चाहिए। इसके बाद आंतराव चक्र क्या है भाई? तो महिलाओं में जो है अंडाशय और गर्भाशय में हर महीने होने वाले हार्मोनल और शारीरिक परिवर्तन की नियमित श्रृंखला को बेटा आंतराव चक्र कहते हैं और इसकी भी अवधि 28 दिनों की होती है। बढ़िया से वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर जाइएगा सेशन कैसा लग रहा है। लास्ट तक बेटा मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं। एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आप जब पेपर दे के देने जाना तो कमेंट में भर के जाना कि सर पूरे के पूरे पेपर हमारे इसी क्लास से आए हैं, पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, टॉप क्वेश्चन में आपके लिए लेकर के आया हूं। इसके बाद पूरे 2 नंबर के प्रश्न हैं और ठीक ना, इसके बाद 3 नंबर के भी हैं, 4 नंबर के भी हैं और आज ये कमेंट करोगे तो 1 नंबर की भी लेके आऊंगा। तो मेडल के प्रभाविकता के नियम को समझाइए। तो बेटा मेडल का प्रभाविकता का नियम, यदि किसी जीव में 2 विपरीत लक्षणों वाली अलिंद मौजूद हो तो एक लक्षण प्रकट होता है और दूसरा लुप्त हो जाता है। उदाहरण मटर में पीला फल हरे फल पर प्रभावी होता है। मटर में जो पीला फल होता है बेटा वो हरे फल पर प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 12वीं में
मेडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? इसको मैंने बैच वाले टॉपर बैच में इन सभी क्वेश्चनों को करा भी दिया है। तो बेटा मेडल ने मटर के पौधों का इसलिए चुनाव किया क्योंकि वह स्पष्ट और विपरीत लक्षण मौजूद होते हैं, त्वरित प्रजनन चक्र होते हैं, पौधे आसानी से नियंत्रित और आसानी से उगाए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनमें आसानी से जो है पर परागण बेटा स्वपरागण हो जाता है। ये चीजें इसके मुख्य जो है इसके कारण रहे थे जिनके द्वारा इसको चुना उन्होंने मेडल ने। ठीक है ना, बहुत सारे इसके कारण आ जाएंगे। उत्परिवर्तन के कोई 3 कारण लिखिए। तो उत्परिवर्तन के 3 कारण क्या है बेटा? आपके जीन में बदलाव यानी कि डीएनए में परिवर्तन। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये आपको याद रखना है, अभी आगे पूछेगा आपका। पर्यावरण कारक आपका पर्यावरणीय कारक हो जाएगा, है ना। क्रोमोसोमल दोष हो जाएगा, क्रोमोसोमों में संख्या व संरचनात्मक का परिवर्तन हो जाएगा। आपका 14वां देखो आ भी गया, बोला था ना डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म आएगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है बेटा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है बेटा राइबोन्यूक्लिक एसिड। बहुत महत्वपूर्ण और टॉप क्वेश्चन है। आनुवांशिक कुट की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आनुवांशिक कुट की विशेषताएं क्या है बेटा? पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संचरण होता है। जीवन के सभी लक्षणों का बेटा संचरण होता है, जैसे आकार, रंग, रोग प्रतिरोध क्षमता आदि का जो है ये संचरण होते रहते हैं। आपके दादाजी अच्छे दिमाग वाले थे तो आपका भी दिमाग अच्छा होगा। आपके पिताजी गोरे थे, माताजी गोरी थी तो उसकी संतान भी जो है काली या गोरी होगी। तो बेटा यानी कि जीवन के सभी लक्षणों का संचरण आपका आनुवांशिक कुट की विशेषता हो जाएगी। ठीक है भाई। 16वां नंबर में आता है बेटा औषधीय श्वसन क्या है? इसके कारण लिखिए। तो औषधीय व्यसन बेटा क्या होगा? तो व्यक्ति को किसी नशीले या हानिकारक पदार्थ का बार बार सेवन करना और आदत बन जाना ही औषधीय व्यसन है। औषधीय व्यसन क्या होगा? तो व्यक्ति किसी नशीले या हानिकारक पदार्थ का बार बार सेवन करना और उसकी आदत बन जाना ही औषधीय व्यसन होता है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी नशीले या हानि पदार्थ का सेवन बार बार करने लगना ही या उसकी आदत बेटा बन जाना ही औषधीय व्यसन कहलाता है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। इसका हो सकता है कि शायद किसी को मानसिक दबाव तनाव हो जाता है तो ये व्यक्ति खाना लगता है कि अरे यार मैं तो तनाव के कारण मुझे ये करना पड़ रहा है। कह देता है कोई व्यक्ति पीता है, दारू पीता है तो कहता है यार मेरे को तनाव है तो ये दूर हो जाता है इसलिए मैं दारू पीता हूँ। ये है तो ये इसके लिए मैं दारू पीता हूँ। मतलब कुछ ना कुछ जो है उसका कारण रहता है। और क्या है, कुछ सामाजिक प्रभाव होते हैं, मतलब दोस्तों या समाजों का दबाव भी होता है। एक दोस्त, तू मेरा सच्चा दोस्त नहीं है, तुम मेरे साथ जो है बैठ नहीं रहे हो, मेरे साथ जो है खा पी नहीं रहे हो, वो मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। ऐसे कहने लगते। एक दोस्त कह रहे अरे पी लो भाई, थोड़ी सी ले लो। तो ये क्या है? ये है सामाजिक प्रभाव। यानी एक दोस्त को देख करके दूसरे देख, लेकिन आपको बेटा ये सब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा 17वें क्वेश्चन में। डीएनए का जो है पुनर्संयोजन तकनीकी क्या है? तो डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी किसी जीव के डीएनए को काट करके, डीएनए का पुनर्संयोजन तकनीकी क्या है? मतलब कि पुनर्संयोजन तकनीकी मतलब कि उसको दोबारा से रीजनरेट करने की। तो कैसे करेंगे? तो डीएनए बेटा पुनर्संयोजन तकनीकी में क्या होता है? किसी जीव के डीएनए को काट करके, कोई भी जीव हो उसके डीएनए को काट करके, जोड़कर और स्थानांतरित करके नया डीएनए तैयार करना, ये आपका कहलाता है। उपयोग जैसे इंसुलिन के उत्पाद में हम लोग ऐसा कर देते हैं कि भाई इंसुलिन अच्छा होने लगेगा, फसल के रोगों में प्रतिरोध गुण लाना, ये सब जो है हम लोग यहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है, ये सभी बहुत आईएमपी और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वाहक क्या है? इस वाहक के 4 लक्षण लिखिए। वास्तव में 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखोगे तो, है ना आपको। तो वाहक क्या है? वह व्यक्ति या जीव जिसमें रोगजनक जीन पाए जाते हों या रोगजनक जीन मौजूद हों। तो बेटा वह व्यक्ति या रोगजनक जीन मौजूद हों लेकिन वह स्वयं रोगी नहीं होता। मतलब रोगजनक जीन तो मौजूद है बेटा लेकिन वह स्वयं रोगी नहीं होता। तो लक्षण क्या है? रोग के जीन को लेता है, स्वयं रोगी नहीं होता है, अगली पीढ़ी में जिनका संचरण करता है, बाहरी लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया है आपके 2 नंबर के प्रश्न।
अब बारी आती है आपके 3 नंबर के प्रश्नों की बेटा। 3 नंबरों के प्रश्न में आपके आते हैं, एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट का नामांक चित्र बनाइए। तो आपको इस तरह से बढ़िया से डायग्राम बनाना है। देख पा रहे होंगे बेटा, ये आपका है बायदल, ये है भैया से हमारा पेड़, ये हमारा है बायदल, ये है बेटा दलपुंज, ये दल है, फिर बहुत सारी पंखुड़ियां मिल गई, दलपुंज, समझ रहे हो ना, दलपुंज हो गई बेटा। ये आपका बीजांड ये हो जाएगा पूरा, ठीक ना। अब बात की जाए बेटा स्त्री केसर मतलब होता है मादा भाग। मादा भाग में आपके क्या क्या होता है, आपकी वर्तिका, ये वर्तिका, यहीं से आपके परागण होता है। परागकण आपके जो है पराग कोश से परागकण का वर्तिका में जाना परागण कहलाता है। परागकण का पराग कोश से वर्तिका में जाना परागण कहलाता है। ये वर्तिका है बेटा, ये आपका है वर्तिका हो जाएगा, ये आपका वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये आपका अंडाशय और ये आपका बीजांड है। ये मादा युग्मक बेटा अंड कोशिका है यहाँ पे। इस तरह से ये आपका पुंकेसर नर वाला भाग है, आपका पराग कोश ये है, ये आपका तंतु है बेटा, ठीक ना। ये पराग नली है, ये पराग नली है जहां से जाएगी, ये नर युग्मक यहाँ पहुंच जाएगा। इस तरह से पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। टॉपर वाले विद्यार्थियों को तो मैंने बना के भी दिखाया है डायग्राम, कैसे बनाते हैं जो टॉपर बैच है अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आपका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, स्वपरागण और परपरागण में कोई 3 अंतर लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 अंतर लिखने हैं। सबसे पहले लाइन बेटा उत्तर में लिखोगे कि स्वपरागण और परपरागण में निम्नलिखित अंतर है। बेटा यदि आपने टॉपर की कॉपी नहीं देखा तो टॉपर की कॉपी जरूर देख लेना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टॉपर की कॉपी, तो उसको देख लेना बेटा आप लोग। स्वपरागण क्या है बेटा, तो इसमें एक पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिका पर गिरते हैं। यानी बेटा ये एक पुष्प है ना, यहाँ पे देखो ये एक ही पुष्प है पूरा। अब ये एक पुष्प है बेटा, इसके जो पराग कोश के जो परागकण हैं ये इसी वर्तिका में गिर जाएंगे, तो ये कहलाता है बेटा स्वपरागण। मतलब स्वयं के फूल से परागण हुआ। यदि यहाँ एक और फूल हो जाता, एक और फूल बन जाता और उसको मैं फूंक के माध्यम से उसका कोई परागकण आकर के इस वर्तिका में चला जाए तो ये हो जाएगा पर परागण, मतलब दूसरे से हुआ, ठीक है ना। इसी को परिभाषित यहाँ पर किया गया है कि इसमें एक पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिका में गिरते हैं, और परपरागण में क्या होता है, इसमें एक पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के किसी अन्य पुष्प के जो है वर्तिका में गिरते हैं, वर्तिकाग्र में गिरते हैं। दूसरा क्या होगा आपका कि इनमें बेटा किसी साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी आपका जो स्वपरागण होता है इसमें कोई माध्यम नहीं चाहिए, बल्कि बेटा आपका परपरागण में आपको माध्यम चाहिए, जैसे वायु, जल, आप हाथ फेरेंगे तभी परागण होगा, यानी आपको माध्यम चाहिए। तीसरा क्या है बेटा, तो यह क्रिया है बेटा केवल द्विलिंगी पुष्पों में संभव है। द्विलिंगी में बेटा यह संभव है, लेकिन यह एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों प्रकाश में होती है, दोनों प्रकार में होती है। इसमें पुष्प छोटा होता है तथा पुष्प के लिए रंग, सुगंध तथा मकरंद की आवश्यकता नहीं होती। इसमें पुष्प बड़ा होता है तथा कीटों को आकर्षित करने के लिए चमकीला, समझे ना, दूसरे कीटों को आकर्षित करे इसलिए चमकीला रहता है, वो देखने में अच्छा लगता है कि मुझे कोई देखे तो वो जो है उसको मैं आकर्षित करूं, ऐसे मतलब मेकअप करके आते हैं ये वाले फूल। सो क्योंकि परपरागण है, मेकअप करके आएंगे, जब तो कोई दूसरा आएगा इनके पास तो बढ़िया से लड़कियों जैसे करती है ना, बढ़िया से मेकअप वगैरह करके कहीं पार्टी में जाते हैं तो देखते हैं बढ़िया से, तो ऐसे ये बढ़िया से मेकअप करके रहते हैं, पौधे बढ़िया बड़े होते हैं तथा कीटों को आकर्षित करने के लिए चमकीला, भड़कीला, रंगीला, सुगंधा, बढ़िया से जो है मकरंद इसमें होता है। इस तरह से समझ रहे हो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन है, अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बेटा इनको मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको आपको संक्षिप्त में आगे करके लिखना है, ठीक ना। ये मैंने पॉइंट आपके लिए लिखा है, ये थोड़ा सा इसको और बढ़ा के आप लोग कॉपी में लिखना, जब लिखना तो आंसर कॉपी में। अंडजनन क्या है, तो महिला के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण बेटा, यही आपका अंडजनन कहलाता है, ठीक ना। संक्षिप्त व्याख्या,
अंडाणु जनन कोशिकाएं विभाजित होकर के प्राइमरी ओवम बनाती है। प्राइमरी ओवम मियोसिस से सेकेंडरी ओवम और धन्याणु बनाती है। मासिक चक्र में एक अंडाणु परिपक्व होकर फैलोपियन ट्यूब में छोड़ा जाता है, यही कहलाता है अंड जनन। अभी डायग्राम में बताऊंगा, ठीक, अंड जनन क्या है। अभी डायग्राम आएगा ना उसमें बताऊंगा। देखो ये है अंड जनन, समझना इसी में क्या है बेटा। आपके यहां से जो है हमेशा आप देखेंगे यदि तो एक परिपक्व लड़की यदि कोई भी हो जिसकी बढ़िया एज हो है, हार्मोनल उसका विकास हो गया है, यानी 15, 14, 15, 16 इस एज में उसके अंदर जो है अंडाणुओं का निर्माण बेटा होने लगता है। तो ये आपका अंडाशय है। ये क्या है? अंडाशय। इस अंडाशय में बेटा आपका अंडाणु बनते रहते हैं। तो इस बार से जैसे कोई अंडाशय बना तो यहां से नहीं बनेगा, एक एक से एक बार बनते हैं। जैसे यहां से बना इस बार, इस टाइम इस बार यहां से बना 28, फिर अगली बार यहां से बनेगा। तो जैसे यहां से बना बेटा तो अंडाशय से जो है अंडाणु बना, फिर वो कहां जाएगा? यहां जाएगा, ये अंडवाहिनी में। अब अंडवाहिनी में आएगा बेटा तो अंडवाहिनी में ही बेटा आपका निषेचन अंडवाहिनी में होता है। यहां से आपका जब वीर्य जाएगा, यहां से शुक्राणु एंट्री करते हैं, ये यहां से योनि के माध्यम से आपके, तो यहां जाके आपके निषेचन होता है, यहाँ ये वाले भाग में। लेकिन बेटा अब यदि उसको शुक्राणु नहीं मिलेंगे, शुक्राणु नहीं मिलेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये अंडवाहिनी कुछ दिन तक इंतजार करेगी, अंडवाहिनी में ये अंडाणु कुछ दिन तक इंतजार करेंगे और फिर वो बाहर आ जाएंगे यदि नहीं मिलेगा तो। और बाहर आ जाएंगे तो यहाँ से गर्भाशय से पूरा योनि मार्ग से वो बाहर निकल जाते हैं ब्लड के से, और इसी को हम लोग कहते हैं पीरियड, ठीक ना, मासिक चक्र बोल देते हैं। अंड जनन यही है कि अंडवाहिनी से अंड का जो है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण जो होता है, ठीक है। ये नवांक चित्र बेटा इस तरह से आपको बना लेना है जैसे ये बना हुआ है, ठीक है ना। लो साफ कर दिया मैं, ऐसे बनाना है आपको। देखो समझा भी दे रहा हूं ज्यादा है तो। ये है आपकी बेटा अंडाशय। ये बढ़िया से डायग्राम मैंने बनवाया है कॉपी में, खुद से पेंसिल से बनाया है। यहाँ तो डिजिटल से लेकर के आया हूं, लेकिन पेंसिल में वहां वाली क्लास में खुद से बनाया है मैंने। ये है बढ़िया से, ये अंडाशय है, ये अंडवाहिनी, गर्भाशय है बेटा, ये फंडस है, ये गर्भनली है, ये आपका जो है अंतः गर्भाशय है आपका, ये माइटोटियम है, ये है आपकी ग्रीवा है आपकी, ये आपकी योनि है। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बेटा कि मेंडल का पृथक्करण नियम जो है बताना है, उदाहरण देकर के समझाना है। तो मेंडल का पृथक्करण नियम, दो विपरीत लक्षण वाली अलिल्स विभाजन के समय अलग हो जाती है और प्रत्येक संतान को अलग अलिल प्राप्त होती है। उदाहरण में मटर में पीला फल और हरा फल वाले जीन संतान में Y और Y3:1 के अनुपात में विभाजित होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था कल परसों ही, अभी इसको पढ़ाया हूं मैं जहां तक इसको। डीएनए फिंगरप्रिंट के क्या उपयोग होते हैं? आपने देखा होगा, बिना फिंगर के तो कुछ भी ना हो। ए भैया फिंगर लगाओ तभी मोबाइल का लॉक खुलेगा, फिंगर लगाओ तभी पैसा निकलेगा। बिना फिंगर के बेटा कुछ भी नहीं हो सकता। और वर्तमान में हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट आपका बिल्कुल अलग अलग होगा। फिंगरप्रिंट कभी भी बेटा एक सा नहीं हो सकता, चाहे वो जुड़वा व्यक्ति हो या कैसा ही व्यक्ति हो, लेकिन उसका फिंगरप्रिंट बिल्कुल सेम नहीं होता। तो फिंगरप्रिंट के उपयोग क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग बेटा, तो उपयोग क्या है? अपराध की जांच, यानी हम अपराध की जांच कर जाते हैं। किसी ने फिंगर लगाया, पता चल जाएगा किसने इसका फिंगर लगा के ये पैसा निकला आया, तो अपराध की जांच हो जाती है। फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है। वो कहीं यदि छूता है ना, फिर इस चीज को छुआ और यदि वो लग गया तो उससे चेकअप कर लेते हैं वो लोग, तो अपराध की जांच। पितृत्व परीक्षण होता है कि इस यदि किसी का जो है, यदि वहां पर जो है सेक्सुअल संबंध बनाया गया तो वहां पर जो है आपका जो है जो गर्भाधान हुआ, तो वहां पर जो है यदि उसका जो है चेक किया जाता है कि ये जो है कैसे और किससे जो है निर्माण हुआ, तो वो पता चल सकता है कि यह इस व्यक्ति के द्वारा जो है निर्माण हुआ। मतलब पितृत्व परीक्षण का जो है निर्माण इसके माध्यम से ही होता है। जैविक विविधता अध्ययन ये किया जा सकता है। अनुवांशिक रोगों की पहचान, तो डीएनए बेटा बहुत गजब की चीज है। आपके समझ रहे हो ना, जिस तरह से क्या बताया जाए, बहुत बढ़िया चीज है डीएनए। तो बेटा प्रश्न, टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए के एक एक कार्य लिखिए।
तो आरएनए, एमआरएन, डीएनए से संदेश लेकर राइबोसोम तक पहुंचाता है। तो एमआरएनए बेटा, आपका एमआरएनए जो होता है वो डीएनए से संदेश लेकर के राइबोसोम तक पहुंचाता है। तो सबसे पहला उपयोग किसका है? पहले का, कि एमआरएन क्या करता है? डीएनए से संदेश लेकर के राइबोसोम तक पहुंचाता है। और टीआरएन क्या करता है बेटा? तो अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ला करके प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो अमीनो एसिड को राइबोसोम, आरएनए क्या करता है? टीआरएनए बेटा एमिनो एसिड को, टीआरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ला करके प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो टीआरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लाकर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। आप लोग बताइएगा और कि आपको याद है कि नहीं ये क्वेश्चन, समझ रहे हो ना? आरएनए क्या होगा? राइबोसोम का मुख्य घटक, प्रोटीन निर्माण के लिए बेटा यह एक प्लेटफॉर्म देता है। समझ रहे हो? चलिए 10th क्वेश्चन है, डीएनए उंगली छाप पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है इसमें, मैंने यहां पर संक्षिप्त में लिखा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। डीएनए उंगली छाप हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है। ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट बना के लिखना है। पहला पॉइंट, डीएनए उंगली छाप तो हर व्यक्ति के लिए एक अद्वितीय फिंगरप्रिंट होता है। पूरे भारतवर्ष में इतने सारे जीव हैं, ये हैं, लेकिन उनका डीएनए एक सा नहीं होता है। ऐसे करके बहुत सारा भर देंगे पेपर में। इसके बाद उपयोग लिखेंगे, इसका उपयोग क्या है? तो व्यक्ति की पहचान के लिए, अपराध की जांच के लिए, तथ्य परीक्षण, इतना मेन पॉइंट हो गए, बाकी पूरा भर के लिख देंगे। ये ऐसे लिखना है आपको, ये मेन पॉइंट बता रहा हूं मैं कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बेटा। इसलिए चीजें मैं आपको याद करने के सीक्रेट यहां पर लेके आया हूं कि केवल इन पॉइंट को याद रखिएगा, देखिएगा तीर आपके निशाने में लगेगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। नस्ल या जाति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, चलो भाई, समझात अंग क्या है? उदाहरण सहित बताइए। तो बेटा समझात अंग विभिन्न प्राणियों में संरचना में समान लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न जो जीव होते हैं उन्हें समझात अंग कहते हैं। बेटा विभिन्न प्राणियों में संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ, पक्षी का पंख, बैल की टांग, वेल के पैर की हड्डी। तो बेटा सब कुछ देख पाओ, समझात अंग विभिन्न प्राणियों में संरचना में समान लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। बेटा संरचना तो अलग एक सी है, देखोगे तो मनुष्य का हाथ संरचना कैसी बनी है, उसमें भी हड्डी है, उसमें सब चीजें हैं, लेकिन काय के लिए काम कर रहे हैं? हाथ काम करने के लिए। पक्षी का पंख वो सही से बना है, क्या काम करता है? उड़ने के लिए। बैल की टांग चलने के लिए। मतलब वही चीज है ना, लेकिन इसके कार्य भिन्न भिन्न है, लेकिन है बनी इसकी संरचना समान है। समझात मतलब ऐसे जीव जिनकी अंगों की संरचना जो है विभिन्न प्राणियों में संरचना समान हो लेकिन उसके कार्य भिन्न भिन्न हो, ये समझात अंग होते हैं। उदाहरण जैसा कि मैंने बता दिया भैया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में क्या अंतर है? तो बेटा खाद्य श्रृंखला जीवों में श्रृंखला, जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। इसमें विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, अपघटनकर्ता तथा उत्पादक भाग लेते हैं, जबकि इसमें अनेक जीवों के समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता भाग लेते हैं। बोलिए भाई, यहां तक क्लियर है? 15वां, खाद्य एवं जैव उर्वरक में क्या अंतर है? तो ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा उर्वरक। खाद्य क्या है? यह प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। और कैसे होते हैं भैया? कार्बनिक पदार्थ से बनते हैं ये, है ना। ये मृदा में किसी विशेष तत्व की आपूर्ति करते हैं, जबकि खाद बेटा ये मृदा में सभी तत्वों की आपूर्ति करते हैं। इसमें बेटा ये सांद्रित रूप से होते हैं जबकि ये सांद्रित रूप से नहीं होते हैं। इसका अधिक उपयोग हानिकारक होता है लेकिन इसका अधिक उपयोग बेटा हानिकारक नहीं हो सकता है। इसका स्थानांतरण आसान होता है जबकि इसका स्थानांतरण बेटा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसको तैयार करना, फिर उसको डालना, सड़ाना, गलाना, फिर जाके ये आपकी खाद बनती है, फिर उसको खेत में डालना, बहुत बड़ी आपकी कठिन प्रोसेस है। उर्वरक क्या है? लेके आओ, छिड़क दिए, हो गया काम। इतना सा काम था, आसानी से हो गया। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
16वें क्वेश्चन में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिजैविक बेटा ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या है? ऐसे पदार्थ, प्रतिजैविक ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाते हैं। उदाहरण पेनिसिलिन यही तो काम करती है बेटा, है ना। आपने देखा होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन यही तो काम करती है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं 4 अंक वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न है? 4 नंबर वाले प्रश्न बेटा। तो देखो मैंने कितने फास्ट तरह से आपके टॉप 50 क्वेश्चन बेटा कराए और बहुत मजा आपको आया होगा। और बिल्कुल बता रहा हूं, इनको बार बार रिवीजन कर लेना। बता रहा हूं पेपर में इतना बढ़िया करके आओगे ना बेटा, क्या बताया जाए। आप बोलोगे तो 2-4 ऐसी सीरीज और ला दूंगा महत्वपूर्ण प्रश्नों की, लेकिन यह है कि टाइम लगता है। इस क्लास को बनाने में मुझे 3 घंटा लगे। 3-4 घंटा से मैंने जब रिसर्च किया बेटा तब इसको बना पाया। टाइपिंग वगैरह से बस काम में, रिसर्च में तो और ज्यादा टाइम लगा। अब आप बोलते हैं फिर बैच वाले की सर लाइव क्लास नहीं चल पाती है, फिर तो कभी कभी ये महत्वपूर्ण काम में लग जाते हैं हम, तो लाइव क्लास रह जाती है। तो स्वतंत्र अवयव नियम को उदाहरण सहित जो है समझाइए। तो बेटा स्वतंत्र अवयव क्या है? तो विपरीत लक्षण वाले जीन विभाजन के समय स्वतंत्र रूप से संतान को स्थानांतरित करते हैं। उदाहरण मटर में रंग, ये आकार, ये सब चीजें। ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण क्रिया को बेटा समझाइए। तो मनुष्य में बेटा लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो आपको पता होगा कि आपकी जो महिला है यानी आपकी जो फीमेल होती है बेटा, देखो समझा रहा हूं, आपके लिंग का निर्धारण पिताजी के माध्यम से होता है। ये आपका फीमेल है और ये आपका मेल है। फीमेल में क्या होते हैं? XX होते हैं और मेल में क्या होते हैं? XY होते हैं। बेटा यदि आपके फीमेल से कोई X आपका गुणसूत्र आया, कोई X जो है अंडाणु आता है और फीमेल से भी कोई जो है आपका X आ जाता है, तो बेटा XX तो यहां पर था, तो आपका बेटा ऐसी स्थिति में ये लड़की का निर्माण हो जाएगा, महिला का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यहां से S तो रहेगा ही, लेकिन पुरुष वाले से यदि Y आ गया बेटा तो यहाँ पर लड़के का निर्माण हो गया। मतलब महिला में XX, पुरुष में XY गुणसूत्र बेटा होते हैं। ये आपको यहाँ पर लिख लेना है। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ना, जिसमें 22 जोड़ी बेटा दोनों में समान होते हैं और एक वो जो बचता है 23वां जोड़ा वो आपका अलग होता है। अंडाणु हमेशा X देता है और शुक्राणु X या Y दोनों दे सकता है। शुक्राणु मतलब पिताजी X और Y दोनों दे सकते हैं, लेकिन जो शुक्राणु यानी माताजी आपको ओनली X देगी, है ना। तो लिंग निर्धारण का ये मैंने आपको यहां से बता दिया कि शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तो आपका शुक्राणु अंडाणु आपका X, तो आपका महिला हो जाएगा। आपका जो है वाय शुक्राणु और अंडाणु तो आपका पुरुष हो जाएगा। जैसे ये डायग्राम बना देना जो मैंने बनाया, आपको टॉपर की कॉपी दिखाया था ना, एक क्वेश्चन आया था तो किस तरह से किया था उसने, ऐसे ही किया था ना। तो इस तरह से बनाना, एक बार और देख लेना ज्यादा हो तो टॉपर की कॉपी, इस क्वेश्चन को कैसे किया था। RNA और DNA में क्या अंतर है भैया? तो बेटा इसमें शर्करा एवं शर्करा अणु डी ऑक्सीराइबोस प्रकार का होता है। इसमें शर्करा अणु राइबोस प्रकार का होता है। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार एडिजीन जो है ग्वानिन वगैरह होते हैं। इसमें बेटा एडोनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये सब वगैरह होते हैं। डीएनए अधिकतर केंद्र पर गुणसूत्र में होते हैं, जबकि आरएनए केंद्रिका केंद्र तक कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो ये आप लोग कर लोगे, ठीक ना। वॉटसन क्रिक का बेटा बढ़िया से डायग्राम है। ब्रह्मांड को उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी बढ़िया है। बिग बैंग सिद्धांत बेटा ब्रह्मांड के जो है लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले की एक अत्यंत सघन और गर्म बिंदु से उत्पन्न हुआ। बिग बैंग थ्योरी कहता है कि आज से जो है लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। तो वहां से जब विस्फोट हुआ था, एक गर्म सघन बेटा एक गोला था, बहुत बड़ा गोला था, वो गोला का विस्फोट हुआ था। तो वहां से आज की ब्रह्मांड जो है बढ़ रहा है। और किसका कहना है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रहा है। अत्यधिक जो है तापमान दबना, इसको एक बहुत बड़ी है। पूरा इसको आप लोग बढ़िया से देख लेना। बाकी मैंने कुछ जो है याद करने के लिए इतना कम लिखाया है, बाकी पेपर में आपको ज्यादा लिखना है। ये याद करने के लिए कुछ टॉपिक कीवर्ड यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। डार्विनवाद और लेमार्क का बेटा अंतर स्पष्ट कीजिए। परिस्थिति की पिरामिड क्या है? खाद्य श्रृंखला का वर्णन, है ना। डीएनए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा यहाँ पर देखिए रखे गए हैं ये, है ना। प्लाज्मेटिक डीएनए तथा डीएनए में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। तो ये बढ़िया से अंतर है।
तो प्लाज्मिड बेटा डीएनए क्या होता है, छोटा वृत्ताकार तथा इसमें डबल जो है स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यह लंबा रेखीय होता है। यह कोशिका में अतिरिक्त रूप से पाया जाता है। यह कोशिका में नाम है कि गुणसूत्र में पाया जाता है। यह जीव के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु लाभकारी लक्षण बेटा प्रदान करता है, और यह जीव के लिए जो है विरासत संबंधी लक्षणों को नियंत्रित करता है। मुख्य रूप से बैक्टीरिया में पाया जाता है और यह सभी जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। गुण ये डीएनए। ठीक है भाई, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये जीन क्लीनिंग क्या है? तो जीन क्लीनिंग के उपयोग औषधि निर्माण में, औषधि निर्माण, इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन्स, कृषि रोग, कृषि में ये। अब इनको आपको अच्छे से करके पॉइंट लिखाया मैंने, ये पॉइंट औषधि निर्माण, जीन क्लीनिंग के उपयोग, औषधि निर्माण। 4 क्वेश्चन है तो आपको लिखना है औषधि निर्माण। अब पूरा थ्योरी लिखो, फिर सेकंड पॉइंट कृषि में, फिर पूरा थ्योरी, फिर से थर्ड पॉइंट रोग निदान, फिर पूरी थ्योरी। अब थ्योरी में अनुवांशिक रोग, इन सबकी पहचान, इन सबका थोड़ा सा डिटेल देके लिख दो आप, लाइन छोड़ छोड़ के, बढ़िया लगेगा आपको और अच्छे से आपके पूरे मार्क्स देंगे। मैं तो याद करने के लिए बेटा ऐसे लिखा हूं कि आप अच्छे से याद कर पाए उन चीजों को। और यदि आपने टॉपर बैच बेटा अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टॉपर बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप हो सके तो, या कॉल कर लेना, या डायरेक्ट गूगल फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से फॉर्म मिल जाएगा, उसमें आप पेमेंट करेंगे। आप लोग 599 रुपए बेटा, आप सॉरी 599 रुपए बोल दिया मैंने, 499 फीस उसमें बढ़ी है, 999 रुपए की है, लेकिन उसको मैंने आप लोगों के लिए बेटा थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, और क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पढ़ते रहना, मस्त रहना, मोटिवेट रहना और वीडियो को लाइक कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।